जो स्टूडेंट कॉलेज में हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, उनके लिए कौन से मार्केट खुलने वाले हैं आगे चल के, जिसमें भाई ये इसमें कदम रखो, आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है? किसी की अगर मैंने मेहनत से किया तो मैं आईसीआईसीआई में टियर 2 नंबर पे गया, यानी मैं असिस्टेंट मैनेजर गया। अगर मैं आईएम से होता तो मैं मैनेजर जाता। समर प्लेसमेंट हुआ था तो 30 में से मेरा आखिरी 3-4 बच्चों में हुआ होगा। जो पढ़े लिखे लोग जहाँ गलती करते हैं ना, कि हम लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं या पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए तब फैसला लें। देखिए, एक चीज जो एमबीए कॉलेजेस या एजुकेशन नहीं सिखाती वो है डिसीजन लेना। थोड़ा फाउंडर माइंडसेट जानना चाहेंगे। आप शादी उससे करते जो आपको पसंद होता है, तो करियर भी आप वही चुने जो आपको पसंद है। सब कुछ घूम करके ना पैसे पे आती है। अगर पैसा बनेगा बिजनेस में तो बिजनेस चलेगा, जिस दिन पैसा खत्म नहीं तो दुकान बंद। हमने ये नहीं सोचा था कि हम 2 साल में 2000 करोड़ करें, धीरे धीरे जाएंगे। पीओ का उठना बहुत जरूरी है देश के लिए आगे। Brewing today, agri-tech startup Arya.ag has secured $19.8 million commitment from the United States. Arya.ag, India's largest and fastest growing integrated grain commerce platform. The company, which recently raised $60 million in a Series C round, seeks to expand its products to include logistics and insurance in the near future. The grain commerce startup connects agri-produce buyers and sellers, offering complete assurance on quantity, quality and payment. हाँ जी दोस्तों, तो इतने बड़े गेस्ट को चैनल पे लेकर आना हमारे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा। और हम गए थे नोएडा ऑफिस, आरआईजी के ऑफिस में, वहाँ से हमने इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया। तो पर्सनली मुझे आनंद सर से मिलना भी था, क्योंकि सर एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं और मैनेज हैदराबाद के एलुमनाई भी रह चुके हैं। तो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से होकर इतना बड़ा एग्रीटेक स्टार्टअप बनाना, उसको प्रॉफिटेबल पे लेके जाना काफ़ी बड़ी बात है। तो आरआईजी के बारे में जिनको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। तो आरआईजी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 500 प्लस एफपीओज कनेक्टेड है, 10,000 प्लस फार्मेसी कनेक्टेड है और 12,000 प्लस ये वेयर हाउसेज भी मैनेजमेंट करते हैं और भी बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस कन्वर्सेशन में मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था सर कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है स्वायत्त से, इलाहाबाद से। हाँ जी। उसके बाद आपने मास्टर किया एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेज हैदराबाद से। उसके बाद आपने 8 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया। तो सर, ये आरया.एजी का मुझे जानना था कि आप ये आइडिया जॉब के दौरान आया था कि कॉलेज में आइडिया था आपके मन में? देखिए, सही बताओ तो ये आइडिया कॉलेज के दौरान तो नहीं आया था। हाँ, जब हम आईसीआईसीआई में काम कर रहे थे तो हम और प्रसन्ना सर और नाथन सर ने आपस में सोचा था कि हम ये काम चालू करते हैं। तो 2007-8 के आसपास भी हमने कोशिश की थी एक बार करते हैं। तो हमने कंपनी से बात की थी कि हम उनका ऑपरेशन टेक ओवर कर ले, बट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस कोट किया था जो वायबल नहीं था हमारे लिए उस समय। फिर 2012 में हमें एक अपॉर्चुनिटी फिर से नजर आई थी, तो आर्या की तो हमने मिस्टर कृष्णा भाई कोटक जो इनके पुराने ओनर थे उनसे बात की, एंड ही वाज गुड इनफ टू ट्रस्ट अस। एंड फिर उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी और बिना कुछ ज़्यादा लिखा पढ़ी के, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं, पैसे वैसे की, बस ठीक है, अच्छा लगा। ही ट्रस्टेड अस विच वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी वो। और फिर हम निकल पड़े और आगे चलते चले गए। नहीं, अब मुझे लगता है सर कि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही एक एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपने वो करके दिखाया। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि कोई एग्री के बैकग्राउंड से निकल के इतने बड़े स्टार्टअप में इतना बड़ा नाम करा इंडिया में। तो आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहेंगे सर कि क्या प्रॉब्लम्स आपने देखा इस शुरुआत में, अभी के टाइम पे किस तरीके से उसको आप सॉल्व कर रहे हैं? देखिए, हमें किसानों की 2 समस्याएं समझ में आई। हाँ। किसानों के पास 2 समस्या होती है कि माल हार्वेस्ट के बाद जब हार्वेस्ट कर लेते हैं कब बेचें और किसको बेचें। ये 2 बड़ी समस्याएं उनके पास हो। कब बेचने का मतलब है कि आज उसके पास ये आज़ादी नहीं होती कि वो माल रखे और रखने के लिए उसको पैसा चाहिए, वो उसको अपने घर भी चलाना है और नए सीजन के लिए उसको बीज खाद सब चाहिए। हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने वेयर हाउसेज एक ऐसा मॉडल बनाए जिससे कि हम छोटे वेयर हाउस में भी काम कर सकें। अच्छा, जिसको हम बोलते हैं कि साइज एग्नोस्टिक, कि मतलब छोटे वेयर हाउस में भी काम कर सके और ये वेयर हाउस फार्म गेट के बगल में हो, मतलब किसान के गांव के पास में, क्योंकि तभी वो वहां रख पाएगा। तो इस मॉडल के तहत हम उसमें हमने बैंकों से हमारा टाई अप है, हमारा खुद का एमबीएफसी है। अच्छा, तो हमने उसकी कब वाली समस्या का समाधान किया। आप हमारे वेयर हाउस में माल रखो, हम आपको इमीडिएटली लोन दिला देंगे, जिससे आपको ये आज़ादी मिलेगी कि आप इसको जब चाहे तब बेच सकें।
तो ये कब वाला सोल्यूशन वेयर हाउस गाँव के बगल में जाने से और फाइनेंस अवेलेबल होने से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अच्छा, अब जो दूसरी समस्या है कि किसको बेचें, क्योंकि ये एक और समस्या किसानों के सिर पे रहती है कि उनको उन्हीं 2-3 लोगों के साथ ही जुड़ के बेचना होता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है आर्या टेक का, arya.ag का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के तहत हम उसको एक मल्टीपल बायर्स का एक्सेस दे देते हैं। अच्छा, और ना कि सिर्फ एक्सेस देते हैं, हम उसको उसमें उसकी एक समस्या जो होती है ना कि अक्सर जिसमें उसको लॉस हो जाता है कि आपने लोन लिया है तो आपको अगर माल आगे बेचना है तो लोन उतारना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारा काम प्लेटफॉर्म कर देता है। अच्छा, उसका लोन उतार देता है, बायर से पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी प्लेटफॉर्म की, और किसान को जो डिफरेंस है वो तुरंत दे देता है। ठीक है, इस पूरे प्रकरण में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम, कितनी जल्दी आप काम कर सके। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका आई वुड से कंपटीशन जो है बैंकों और उससे नहीं है, आपका कंपटीशन में जो लोकल लेवल पे मनी लेंडर या आड़तिया उसके साथ है, जो थर्ड पर्सन होते हैं। हाँ, जिनके साथ ये मंडी में जुड़े रहते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है, आप उसको देखते हुए आपके सारे प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, तब ये काम बनेगा। तो हमने यही किया, अपने प्रोसेस उस एंगल से बनाए। सर, किसानों के लिए उनका ग्रेन्स, उनका जो उत्पादन है, लाइक जो उन्होंने उगाया है वही सब कुछ होता है, और किसी के हाथ में देना, इतना बड़ा विश्वास कैसे आपने बिल्ड किया फार्मर्स के बीच में? हमने क्या किया, देखिए हम पहले जिस ज्योग्राफी में जाते थे तो हम वहाँ पे हमने पहले बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया, जैसे आईटीसी, कारगिल, एलडी, ग्लेनकोर, रोके, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट थे, हमने कोई भी लोकेशन पहले उनके साथ स्टार्ट की। अच्छा, जब हमने उनके साथ वो लोकेशन स्टार्ट की तो मार्केट में एक विश्वास पैदा हो गया कि चीकी आर्या करके एक कंपनी भी है जो इनके जो कि काम कर रही है, इस पे बड़ा कॉर्पोरेट विश्वास कर रहा है। तो वो विश्वास करने के तहत वो हम पे विश्वास करने लगे, तो मार्केट में नाम थोड़ा सा फैला, उस हिसाब से धीरे धीरे करके विश्वास बना। हाँ, जैसे कहावत है, रूम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, थोड़ा विश्वास बनाने में टाइम है लगा, बट भगवान की दया से आगे होगा। अभी कौन कौन से क्रॉप्स के प्रोक्योरमेंट है सर अभी वेयरहाउसिंग? अभी देखिए सर, हम करीब 60-65 कमोडिटीज करते हैं, बट जो मेन कमोडिटी वो 5-6 जैसे होती है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मतलब चावल या धान हो गया, सोया, सारे ऑयल सीड्स हो गए, सारे पल्सेस हो गए, तो ये मक्का हो गया, तो ये सब मेन रहता है। अभी कितने वेयरहाउस हैं आपके? सर देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे तो 11,000 से ज़्यादा है, बट जो डायरेक्टली हम मैनेज करते हैं वो करीब 3-3,500 है, ऊपर नीचे होता रहता है, 200-400-500 सीजन के हिसाब से। सर हमने सिस्टम बिल्ड किया, अच्छा हमने प्रोसेस बिल्ड किए, और एक और बहुत अच्छी चीज़ रही कि जब हमने ये कंपनी टेक ओवर की थी तो उस समय शुरू में जो हमारे साथ लोग जुड़े वो हमारे साथ आज भी हैं। मतलब इसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है कि जो सीनियर लीडरशिप है हमारी, वो इस बिजनेस में जुड़ी हुई है और बहुत सालों से जुड़ी हुई है। सब इस कंपनी को अपना समझ के चलाते हैं। जी, अभी कितने एम्प्लॉयज हैं? अरे अभी हमारे पास करीब 3,500 टोटल एम्प्लॉयज होंगे, 3,500 के आसपास। हाँ, और आप लाइक जो वेयरहाउसेस हैं वहाँ पे IoTs बेस्ड कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं कि आप मैनुअली मैनेज कर रहे हैं? नहीं देखिए सर, हमारा जो स्टॉक मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम है, उसमें कितना माल है, पूरा सीमलेस है, वो पूरा टेक की कैपेबिलिटी है। अच्छा, आज अगर आप मेरे वेयरहाउस पे माल लेके आएंगे, हाँ, जब तक आपका माल उतर रहा है तब तक मैं आपको 2.5 करोड़ तक का वैल्यू का सैंक्शन दे सकता हूँ, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है। 2.5 करोड़। तो सारे किसान, बड़े किसान सब कवर हो जाते हैं इसमें। जब तक आपका माल उतरने के बाद उतर गया, ट्रक खाली हो गई, आप घर पहुंच रहे हैं, उसके बीच में आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इतना लोन अवेलेबल है। अगर आप क्लिक करेंगे तो जब तक आप नहा धो के चाय पियेंगे तब तक पैसा आपके खाते में आ जाए। स्टॉक मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग ऑडिट टीम है। अच्छा, एक हमने AI बेस्ड कैमरेज भी लगाए हैं सर्वेलेंस के लिए। देखिए क्या है, CCTV कैमरे बहुत लोग लगाते हैं, पर अगर आप सोचिए कि 3,500-4,000 वेयरहाउस में मेरे को कैमरे लगाने हों तो मेरे को कितने लोग रखने पड़ेंगे उसको मॉनिटर करने की, जी, जो कि बहुत कॉस्टली होगा मेरे लिए। हाँ। तो हमने ये सोचा कि AI का यूज हम वहाँ करेंगे। अच्छा, कि हमको सिर्फ ट्रिगर बेसिस पे ही अलर्ट आए। ट्रिगर जैसे कि सुबह 10 बजे वेयरहाउस खुला कि नहीं, हाँ, अगर वेयरहाउस से डिस्पैच हो रहा है तो क्या डिलीवरी ऑर्डर था कि नहीं, कि वहां से डिस्पैच हो रहा है, ट्रक लगी है, वहां पे रात को शाम को 6 बजे वेयरहाउस बंद हुआ कि नहीं हुआ, जी, रात को वहां पे कोई आदमी का मूवमेंट दिख जाए या रात को ट्रक का मूवमेंट दिख जाए, तो वो AI बेस्ड हमने बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स सेट कर दिए, क्योंकि
बैठ के सीसीटीवी कैमरा देख पाना तो हरक्यूलियन टास्क है। जिस कॉस्ट पे हम काम करें उसके लिए प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब पैसा नहीं बनेगा। तो ग्रेस वगैरह जो मान लो किसी का माल रखा हुआ आपके वेयरहाउसिंग में, उसे खराब होने के चांसेस, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? अरे हमारा पूरा, मैंने बोला ना, सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस है। हमें ये पता होता है कि यहाँ पे फ्यूमिगेशन, एक कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट हम मंगाते हैं 15 दिन पे, उससे हमें पता चल जाता है कि कमोडिटी की क्या हालत है, इसमें फ्यूमिगेशन की जरूरत है कि नहीं है। प्लस हमारा ऑडिट है, ऑडिट टीम हमें बताती रहती है कि भाई माल ठीक है कि नहीं है। तो पूरा मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड टू एंड हमारा है कि हम माल खराब नहीं होने देते। देखिए ये पूंजी किसानों की है, किसान, हम उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी जी। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा जानना है कि जो जिस बिजनेस मॉडल पे RIG काम कर रही है, तो मुझे और थोड़ा डिटेल में समझाइए, और कैसे रेवेन्यू वगैरह बन रहा है यहाँ पे? देखिए हमारा पर्पस ये है कि जो दाना, मतलब गेहूं का दाना या चावल का दाना, कोई भी दाना हमारे वेयरहाउस में अगर आता है तो हम सामने वाले को ऐसी सर्विस दे कि उसको कहीं और जाना ना पड़े। जैसे कि दाना मेरे यहाँ उतरा, हाँ तो मैं उसको प्रिजर्व करूंगा ताकि वो खराब ना हो। जी। ये मेरी पहली सर्विस है, स्टोरेज जिसे बोलते हैं। हाँ तो मैं उस पर रेंट लेता हूँ किसानों से या डिपॉजिटर से, भाड़ा लेता हूँ पर टन पे 60-70 रुपए 80 रुपए पर महीने का, पर हर लोकेशन वाइज अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा तो मैं उससे भाड़ा लेता हूँ, ये मेरी कमाई का एक जरिया है। अच्छा। उस ग्रेन पे या उस दाने पे अगर वो फाइनेंस लेता है, अगर बैंक से लेता है तो मेरी उसमें मैनेजमेंट की फीस आती है, स्टॉक मैनेजमेंट की। अगर वो मेरी NBFC से लोन लेता है तो मेरा उसमें मार्जिन है, जिसे निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और तीसरा, जब मैं उसको एक बायर के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसका माल आगे सप्लाई कर देता हूँ, तो उस केस में मैं उसमें अपनी दोनों को जोड़ने की एक कनेक्ट करने के लिए सर, लाइक आपके पास बायर्स के भी कांटेक्ट होंगे? हमारे पास इस समय करीब 10,000 बायर्स हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कैसे अमाउंट कैसे मैच हो पा रहा है कि भाई किसानों को सही दाम मिल रहा है कि? देखिए एक तो ऑक्शन भी होता है, दूसरा क्या होता है, एक असिस्टेड मॉडल होता है। अच्छा, एक रेंज दे दी जाती है, किसान बोलता है अच्छा ठीक है, इससे बात करा के असिस्ट भी करते हैं, हम उनको थोड़ा एजुकेट भी करते हैं। अच्छा। तब अकेले नहीं, बस देखिए इंडिया में बहुत सारा टेक जो बात करते हैं वो आज भी असिस्टेड मॉडल ही चलता है, तो थोड़ा ही असिस्ट करना पड़ता है हमको। सर अभी FCI का जो मॉडल है, और नाबार्ड ने भी बहुत ज़्यादा, हाँ, हाँ बहुत बड़े स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं, तो उससे क्या अलग है RIG में? ये क्या है, हम अलग ये है कि हम प्रोक्योरमेंट अपने बुक्स पे नहीं करते। बुक से सर? हम माल खरीद के अपने नाम पे नहीं रखते। FCI तो अपने लिए माल खरीदता है, फिर PDS में आगे देता है, हाँ नापेट वगैरह भी लेते हैं। उनका काम देखिए क्या, उनका काम है फूड सिक्योरिटी और प्राइस को कंट्रोल करना। हमारा काम है हम सर्विस प्रोवाइड करें। हम आपका माल है, ये आपके नाम पे है, आपके नाम, प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका, गिर गया तो भी लॉस आपका। हाँ, हम इस दाने को या इस ग्रेन को या इस फसल को हम अच्छे से रिजर्व रखेंगे कि ये खराब ना हो। इस पे आपको अगर फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस दिला देंगे, इस पे आपको बायर से कनेक्ट करना कर देंगे। हाँ, उससे रिलेटेड जो नफा नुकसान वो पूरा आपका है, होता है। और ये FCI शायद वहाँ पे नफा भी उठाती है? नफा नुकसान सब यही का होता है, क्योंकि वो देखिए गवर्नमेंट बॉडी है, उनका सिर्फ ये बिजनेस मॉडल पैसा कमाना नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल फूड सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, ये करना है। उनका बिजनेस मॉडल प्राइस कंट्रोल रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो उनके अलग अलग मापदंड है, हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अलग है, उनका अलग है। तो मुझे थोड़ा सर FPO का बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे FPOs कनेक्टेड हैं आपसे, और नाबार्ड के भी जो FPO हैं, आई थिंक उनको भी आप इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो कैसे कनेक्ट करते हैं? कितना रेशियो रहता है कि आप 10 FPO से मिलो तो कितने कन्वर्जन हो जाते हैं? देखिए FPOs में अभी देखा जाए तो बड़ा नेसेंट स्टेज है FPO, नंबर ऑफ FPO जो हमारे साथ जुड़े में हैं। उस FPOs जो बने हैं वो भी देखिए छोटे हैं, मतलब अभी तो सीड कहते हैं ना, सीड डाली गई है, अभी तो तेरा बनने में टाइम लगेगा। तो उसको देखते हुए लेकिन हम बहुत सारे FPOs को हेल्प करते हैं ताकि वो आगे बढ़े। देखिए इंडिया का फ्यूचर अब FPO में है। एक समस्या जिसके बारे में हम आने यहाँ कभी कोई बात नहीं करता, बड़ा मतलब धीरे से बात करके आप बात आई गई हो जाती है। हम लोग के बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मैकेनाइजेशन बढ़ना है, ये सब करना है। ये सब होगा नहीं जब तक कि लैंड हमारे ना छोटे होते जा रहे हैं। जी, जैसे मेरे दादाजी के पास 10 एकड़ लैंड था, बंटवारा, वो 3 बेटे थे तो बचा 3.5 एकड़ सबके पास। अब मेरे पिताजी के 2 बच्चे हैं, वो मेरे पास आएगा 2.25 एकड़। अब मेरे 2 बच्चे हुए तो 1-1 एकड़ बचेगा।
तो जो लैंड डिवाइड हो रहा है, जो फ्रैगमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या है आने वाले समय में देश में। कि अगर लैंड छोटा हो जाएगा तो आप उससे रिलेटेड खर्चे अब्सॉर्व ही नहीं कर पाएंगे जी। कि आप ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पड़ता नहीं खाएगा। आप ड्रोन की बात करना, ड्रोन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। हाँ। कितना प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लेंगे, 5% 10%। जब तक लैंड एग्रीगेट नहीं होगा ये कहाँ बात आगे बढ़ेगी नहीं। और ये लैंड एग्रीगेशन का काम ही एफपीओ करेगा कि भाई सारे किसान ने मिलके एक मतलब एफपीओ ने ट्रैक्टर ले लिया, सारे किसान ने यूज कर लिया, जी। एक ही तरीके की बीज ले लिए, एक ही तरीके का केमिकल यूज कर लिया, एक ही तरीके का फर्टिलाइजर यूज कर लिया। तो एफपीओ को उठना बहुत जरूरी है देश के लिए आगे। तो हम एफपीओ के साथ जब जुड़ते हैं तो हमें एक चीज समझ में आई थी कि एफपीओ वाले माल स्टोर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मार्जिन मनी चाहिए होता है। तो हमने एफपीओ के लिए अपनी पॉलिसी भी रिलैक्स की कि भाई हम समझ 100 की जगह हम जहाँ 70% देते थे पहले किसानों को, हम एफपीओ केस में 80-90 दे देंगे ताकि आपका मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम रहे, ताकि आप इसको आप फॉर्मल साइकिल में आए और इसका फायदा उठा सकें। तो जैसे सर आप एफपीओ से कनेक्ट करते हैं तो कोई आपकी फील्ड वाली टीम जाती है उनसे भी हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की पूरी टीम है 80-100 लोगों की। एफपीओ के लिए हमारे पास स्पेशल टीम है 40 लोगों की जो सिर्फ एफपीओ के साथ काम करती है। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि जो नॉर्मल बिजनेस हमें करना है और जो एफपीओ के साथ करना है उसका माइंडसेट अलग होना चाहिए। देखिए सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो हमारी एफपीओ के लिए एक अलग ही टीम है, एक अलग सीनियर बिजनेस हेड है जो सीबीओ है हमारे जो ड्राइव करते हैं वो। तो हम अलग से उसको पूरा टारगेट करते नए एफपीओ को कैसे अप्रोच करते हैं आप? हैं। एफपीओ की लिस्ट तो मिनिस्ट्री की साइट पे अवेलेबल ही है और नाबार्ड और क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो उनकी लिस्ट वहां से मिल जाती है। तो हम उनको वहां से लेकर के अप्रोच करते हैं उनको। हमने अभी कुछ ज्योग्राफीज डिसाइड की जहाँ पे हम काम करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे मतलब बाकी ज्योग्राफीज में भी घुसेंगे। तो हम जो लार्जेस्ट वेयरहाउस मैनेज करते होंगे वो आई थिंक 3 लाख टन का जो गुना में आईटीसी का फैसिलिटी है उसका है, बहुत बड़ा है। छोटा तो हमारा 200-300 टन के भी वेयर हाउस है। रिमोट एरिया तो पहुंच गए सर इंडिया के? अभी हम 56+ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। अच्छा। इंडिया के कुछ ज्योग्राफीज हमारे लिए नो है जहां हम नहीं घुसना चाहते हैं, तो अभी हम वहां नहीं गए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत टेरिटरीज अभी बची हैं एक्सपेंड करने के लिए, तो हम वहां जरूर करेंगे धीरे आने वाले समय में। काफी टाइम हो गया सर इसमें आपको काम करते हुए, मेजर चैलेंजेस जानना चाहेंगे। शुरुआत में क्या दिक्कतें थी और अभी क्या है? देखिए हम लोग ज्यादा दिक्कतों पे बात नहीं करते हैं, हम आगे अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी किसी को स्टार्ट करना हो और वो ये सब अवॉइड कर सके, जो स्टार्टअप के लिए अगर आप एडवाइस जानना चाह रहे हैं किसी को स्टार्टअप करना, तो मेरा सिर्फ उनसे यही वो रहेगा कि मैं जो देख रहा हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स में लोगों का जो रवैया है वो रवैया ये रहा है कि लोगों के पास एक सोल्यूशन होता है। अच्छा, उसको लगता है ये सोल्यूशन है, मैं जाके इसको मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँ बेचो। मेरा नजरिया ये है पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो फिर सोल्यूशन बना। जी देखिए क्या है, बहुत सारे लोग आए कि इंडिया ये यूरोप में काम कर रहा है, ये यूएस में काम कर रहा है, ये सेंट्रल एशिया में काम कर रहा है तो इंडिया में भी चलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए हमारी प्रॉब्लम हमारी है, हमें अपनी प्रॉब्लम समझ करके उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जी जहाँ पे लोग उनसे गलतियां हो रही हैं या मेरे को दिख रहा है कि गलत दिशा में जा रहे हैं, वो एक हो रहा है डिस्काउंट। ठीक है, आप प्रोडक्ट सर्विस पे जब डिस्काउंट दे देंगे तो आपको उसकी असली वर्थ नहीं पता चलेगी। जी उसकी असली जरूरत, जी आपकी असली जरूरत तब पता चलेगी कि आप ये चाय बेचने जा रहे हैं, अगर इसकी आपकी कॉस्ट 8 रुपए है और 2 रुपए आपका मार्जिन है, आप इसको 10 रुपए में बेच पाएंगे, तब पता चलेगा कि इसकी जरूरत है। अगर आप फ्री में या 2 रुपए में दे देंगे और बोलेंगे मैंने बहुत वॉल्यूम कर लिया, तो ये तो सच नहीं है। जिस दिन 10 रुपए में आप बेच पाएंगे तब पता चलेगा कि चाय की कीमत अच्छी है। जी तो वो प्रोडक्ट और सर्विस में अंडर प्राइस करके वॉल्यूम बनाना वाले जो लोगों का थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ये सोच के चलिए कि डे 1 से मेरे को इस रेट पे बेचना है। अगर उस रेट पे वो बिक गया तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। बिल्कुल कम में बेच दिया तो जिस दिन आप अपना प्राइस बढ़ाए ना, हो सकता है आप मार्केट से बाहर हो गया और यहाँ आपके पैसे खत्म हो जाए तब तक। ये सब कुछ घूम भर के ना पैसे कहती है। अगर पैसा बनेगा बिजनेस में तो बिजनेस चलेगा, जिस दिन पैसा खत्म है तो दुकान बंद। तो और आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू है। अब जैसे आज एग्जांपल ले लीजिए, वैल्यू जरूरी नहीं होता मॉनेटरी टर्म्स में हो, कुछ स्टेटस सिंबल भी होता है। जैसे आईफोन है, आईफोन प्रीमियम कैटेगरी में माना जाता है। हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ये बहुत स्मूथ चलता है, प्राइवेसी है और एक स्टेटस सिंबल भी है। जी तो उसकी वजह से लोग उस पर ज्यादा पैसा देते हैं। तो वैल्यू जब निकलेगी तो पैसा मिलेगा। वैसे ही किसान है,
अगर आपके प्रोडक्ट सर्विस से उसकी कमाई बढ़ रही है, उसको ज़्यादा अर्निंग हो रही है, तो वो आपके पास आएगा। बिल्कुल। जैसे हमारे पास माल स्टोर करके, फाइनेंस ले करके और आगे उसको प्लेटफॉर्म के जरिए बेच करके उसकी कमाई हो रही है, तभी वो हमेशा जुड़ा है। अगर कल को मेरे से उसकी कमाई नहीं हो रही होगी तो मेरे को क्यों भाड़ा देगा, सही। मेरे को क्यों ब्याज देगा, मेरे को क्यों ट्रेडिंग के लिए हेल्प लेगा, नहीं लेगा। सर। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आप जिस प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे पाएगा कि नहीं। 1 एकड़ वाले फार्मर को बोले ट्रैक्टर कर ले, भाई ट्रैक्टर की 8 लाख की खर्चा कौन बेयर कर पाएगा। सही। तो सोल्यूशन, अब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है आपका, ये होगा कि ट्रैक्टर यूज करके 8 लाख लगा करके क्या उसके 12 लाख बनी है, तब वो यूज करेगा। बिल्कुल। तो वो अप्रोच लाना जरूरी है। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बताइए थोड़ा सा कि कुछ ऐसे आप 4-5 सर्विसेज या प्रोडक्ट वाले सेक्टर देखे हो एग्रीकल्चर में कि ये बहुत अच्छा चलने वाला है आगे 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 आने वाले समय में। 4-5 चैप्टर देखिए क्या मैंने ऐसे बोला, लैंड एग्रीगेशन के लिए काम होना बहुत जरूरी हो गया। जब लैंड जो एफपीओ के थ्रू होगा तो ये एफपीओ मेरे ख्याल से आगे वाले समय में आपके इनपुट डीलर, आपके आउटपुट परचेजर बन जाएंगे। अच्छा। जब मैं जिस तरीके से हम इसीलिए इस पे एक स्मार्ट एफपीओ का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, 200 एफपीओ को हम स्मार्ट एफपीओ बना रहे हैं, जो कि ना सिर्फ ये मतलब आप इनपुट वगैरह बेचेंगे यानी उनकी सीड और ये सब, वो आउटपुट में भी करेंगे और साथ में वो इंश्योरेंस पोर्टल भी बेचेंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, उनको सामर्थ्य बनाने के लिए सिर्फ एग्री से नहीं डिपेंड होना पड़ेगा, उनको और भी चीजें करने के लिए कैपेबल बनाना पड़ेगा। जब हम उनको कैपेबिलिटी उनको देंगे कि भाई आप इंश्योरेंस भी कर लीजिए, आप ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा वगैरह भी बेच लीजिए या उससे फैसिलिटेट कर, तब इनकम के 3-4 जरिए आएंगे। तो ये एफपीओ क्या बनेगा, एक चैनल बन जाएगा, एक डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसको फिर सब यूज करेंगे। जैसे आज ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट वगैरह चैनल हो गए हैं जी, जिसके थ्रू लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या अमेजॉन मार्केट बेच बन गए। तो एफपीओ मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाएगा आगे वाले समय में। जो स्टूडेंट कॉलेज में है और एग्रीकल्चर सेक्टर से है, उनके लिए कौन से मार्केट खुलने वाले आगे चल के, जिसमें भाई ये इसमें कदम रखो आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। देखिए एक चीज इस पे मेरा बड़ी ही विपरीत एडवाइस रहती है सबसे। मैंने देखा है और मैंने खुद लव मैरिज की है। अच्छा। तो मैंने अपने लाइफ का पार्टनर खुद ढूंढा जी, जिसके, तो मैं कैरियर को और लाइफ को साथ लेके चलता, क्योंकि देखिए करियर क्या है, 25 साल से लेके 60 साल में भी आप रिटायर तो 35 साल, आपकी मैरिज भी इतनी चलती है 35, 40, 50 साल। तो अगर आप दोनों को साथ एक बार देखें तो आदमी और औरत जो भी है, मतलब ह्यूमन बींग्स, अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए किसी की एडवाइस नहीं लेते जी। तो करियर चुनने के लिए भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आप शादी उससे करते जो आपको पसंद होता है, तो करियर भी आप वही चुने जो आपको पसंद। और जब आप अपने पसंद के हिसाब से करियर चुनेंगे ना, तो मार्केट में स्कोप सब चीजों का है। फैमिली प्रेशर से, सोसाइटी का बड़ो, ये चीज जो डर है ना लोगों को कि प्रेशर, यही तो जब लड़की चुनते हो तो फिर नहीं सुनते ना किसी की। तो करियर में भी यही करना चाहिए। करियर के लिए हम डरे रहते हैं, डरे ये रहते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो फिर हम चाहते हैं कि हमारे चाचा या मामा या ताऊ बताएं या कोई बताए कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि वो फेल हो जाए तो कल को बोले यार देखो उन्होंने बोला था, नहीं तो मैं तो कुछ और ही करता। तो मैं तो सारे कॉलेज वालों को बोलता भाई जो मन में है वो करो। बट आप इसका मीनिंग समझिए, दिस इज बेसिकली सेइंग कि आप अपने फैसलों के जिम्मेदार खुद बनिए। जहाँ की इन्फॉर्मेशन है आज की तारीख में, मैच्योरिटी लेवल बच्चों का बड़ी तेज हो गया, तो उसके हिसाब से भाई जो मन है वो करो। कॉलेज का कितना बड़ा रोल रहा आपकी इस जर्नी में? जैसे कि अगर मैंने मैनेज से किया तो मैं आईसीआईसीआई में Tier 2 नंबर पे गया, यानी मैं असिस्टेंट मैनेजर गया। अगर मैं आईएम से होता तो मैं मैनेजर जाता जी, यानी मैंने एक करियर पॉइंट नीचे स्टार्ट किया। अगर आप Tier 3 पे होते तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन होते, उसके नीचे सीनियर ऑफिसर होते हैं। हाँ हाँ, आप सब MBA हो, बट MBA का ग्रेड 6 लेवल पे डिवाइड होता है कुछ कंपनीज में, कुछ पे नहीं होता। अच्छा, तो अगर आपको करियर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बनाना है तो फर्क देखिए पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि IIM IIT के बाहर लोगों सक्सेसफुल नहीं होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस के भी होंगे, टॉप कॉलेजेस के भी होंगे, लोअर कॉलेज के, बट एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस भी होती है आपको शेप अप करने में। जैसे आज आप देखिए बहुत सारे स्टार्टअप सिर्फ IIT और IIM वालों के ही हैं। बिल्कुल। एग्री तक में भी सर, हाँ, मुझे लगता है सिर्फ आप ही हैं जो कि एग्री नॉन IIT और IIM वाले, हाँ जी, और उसको प्रॉफिटेबल, और सभी लोग प्रॉफिटेबल नहीं, मुझे ऐसे दिखता है। हाँ,
समर प्लेसमेंट हुआ था, तो हम 30 में से मेरा आखिरी 3-4 बच्चों में हुआ होगा प्लेसमेंट। हाँ, समर प्लेसमेंट। अच्छा। और जब फाइनल प्लेसमेंट हुआ तो आईसीआईसीआई पहली कंपनी थी, मेरा उसी में हो गया। 4 रोल मॉडल्स हैं जिनको मैं आज भी याद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 4-5 अगर बड़े नाम ले लूँ तो जैसे श्रीकांत सर हो गए, माधवीपुरी भुज मैम है जो सेबी चेयरमैन को, शी वॉज एन आईसीआईसीआई, अनिल कौल सर हैं, तो जगन्नाथन सर हैं, और राजीव सुरवाल सर है। मैंने इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखा है अपने टेन्योर में, और बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर हेगड़े हैं, ब्रजेश सर हैं, मतलब ये सारी जो सीनियर लीडरशिप थी आईसीआईसीआई बैंक में, इन सबसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो उस समय सर फीस कितनी थी महीने से, आपके टाइम याद है आपको? यार कुछ 3.25 लाख थी, और मेरे फादर अफोर्ड कर सकते थे, बट मैंने एजुकेशन लोन लिया कि मैं पूरी उतारूंगा। तो अभी के जो सर कॉलेजेस में निकल रहे हैं बच्चे, तो उनको एडवाइस करेंगे कि पहले जॉब करें या फिर स्टार्टअप के लिए अगर आपके पास आइडिया है तो फंडिंग को देखें? ये मेरा एडवाइस रहेगा कि जॉब करने का पर्पस क्या होता है। जॉब करने का पर्पस होता है कि आप मार्केट समझ सकते हैं, तो आपको मार्केट समझने के लिए जाना है। आप चाहे आप जॉब के जरिए जाइए, चाहे जाके शुरू में 2-3 साल मार्केट समझिए। जब आप मार्केट या कंज्यूमर बिहेवियर समझ लेंगे तब बिजनेस करना है, तब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे। इंटरनेट में जाएंगे कि तो सबसे पहला आएगा इंडिया में फूड लॉस 15-20% है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये ना किताबों में तब लिखा गया था आज से 20 साल पहले, जब इंडिया का ये कौन है सर यहाँ पे? हाँ 40-50 मिलियन टन था। आज हम 300 मिलियन टन पे अगर 15-20% का लॉस बोलेंगे ना, तो आपको सड़कों पे अनाज दिखना चाहिए। ये लिख दिया गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा लॉसेस नहीं है, लॉसेस है, साइंटिफिक स्टोरेज की आज भी जरूरत है, तो वेयरहाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साल में एक ही बार प्रोड्यूस करते हो, खाते पूरे साल हो। तो अब बाहर देशों में भी देखते हैं कि यही सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, बाहर में तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलते हैं। प्रोडक्टिविटी में हम अभी भी बहुत पीछे हैं वर्ल्ड के मुकाबले। हम प्रोडक्शन में ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे हैं। तो हमको वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, आज की तारीख में सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करें। प्रोडक्टिविटी जिस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं जब तक कि लैंड एग्रीगेशन ना हो। देखिए हमारे और विकसित देशों में फर्क क्या है। वहाँ पे एक किसान का 300-400-4,000 एकड़ है, 300-400 में 3-4 हज़ार एकड़ है। हमारे पास 2 एकड़ नहीं है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ तो चलेगी नहीं, या वो चलाने के लिए वो 3-4 हज़ार एकड़ का एग्रीगेशन होना पड़ेगा, तब काम बनेगा। थोड़ा फाउंडर माइंडसेट जानना चाहेंगे सर, लाइक पहले से आपके अंदर बिजनेसमैन वाला कुछ था कि आपने बाद में बिल्ड किया, सीखा चीज़ों को, कुछ लर्निंग अभी तक की जो आपकी रनिंग नहीं? लेकिन 2009 में जब मैंने बॉम्बे आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र लिया था बॉम्बे से दिल्ली, तो किसी कारणवश मेरे को नया बाज़ार जो मंडी नहीं है अपनी दिल्ली की, मैं वहाँ बैठा ब्रांच में। अच्छा। और वो ब्रांच ऐसी थी कि वो ब्रांच एचडीएफसी ग्राउंड फ्लोर पे था, आईसीआईसीआई फर्स्ट फ्लोर पे, तो कस्टमर वॉक इन बड़े कम होते थे। अच्छा, मैं ब्रांच नहीं हैंडल करता था, बट एग्री के लोन ही देखता था। तो पूरा 1 साल 1.5 साल जब मैं वो ब्रांच में बैठा, तो मेरे पास टाइम भी था, और वो 2009-10 का टाइम है जहाँ रिसेशन बहुत ज़्यादा था, तो बिजनेस उतना प्रेशर था नहीं। तो मैं क्या करता था, नीचे ढूंढता था। अच्छा, तो मैं लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करता था। तो मैंने ये जो मंडी में बैठे हुए लोग से, इनके दिमाग पिकअप किया बहुत। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, कि कैसे ये फैसला लेते हैं। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, जहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग जहाँ गलती करते हैं ना, कि हम लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं कि यार पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए तब फैसला लें। मैंने देखा कि ये लोग 60-70-80% पे ले लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत सारे सक्सेसफुल हैं। देखिए एक चीज़ जो एमबीए कॉलेजेस या एजुकेशन नहीं सिखाती, वो है डिसीजन लेना। अच्छा, एमबीए आपको ये सिखाएगा कि क्या टूल्स यूज कर लो, पर फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो वो लेने की जो एनवायरनमेंट था वो इधर से सीखा गया। अच्छा, और आईसीआईसीआई में ही काफ़ी कुछ सीखा था। कामत साहब के टाइम पे बड़ी फ्रीडम थी, सीखने को था, बहुत कुछ था। उन्होंने कल्चर ही अच्छा था, लर्निंग ग्राउंड बहुत बढ़िया था। कोई लाइफ से नहीं है डिसीजन आपने लिया हो कि भाई इसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी टर्न हो गई? मतलब एक नहीं होगा, बहुत सारे से। बट अभी आपने से फंडिंग भी रेज किया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई नया स्टार्टअप फाउंडर है तो कैसे फंड रेज करे? तो पहले तो सबसे बड़ी बात, पहले अपना बिजनेस मॉडल डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो वहाँ से अगर बेस सही होगा ना, तो फंडिंग आ ही जाएगी। हाँ जी। लोग क्या करते हैं, जहां मैं देख रहा हूं कि लोगों को का पर्पस होता है पहले फंड रेज कर लो। पहले यार बिजनेस तो सेट कर लो, कार का इंजन सही बना लो, फंडिंग तो तेल है।
पहले आज नहीं तो कल आएगी, बट अगर इंजन सही रहेगा तो लंबा चलेगा। हाँ बढ़े जी। इसमें को फाउंडर कितना बड़ा रोल है, लाइक कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है? टीम बहुत जरूरी है। देखिए टीम अच्छी होना जरूरी है। तो आप जैसे हम 3 लोग हैं एज फाउंडर्स में, नाथन सर और प्रसन्ना, तो तीनों पे अलग अलग क्वालिटी है। अच्छा। और वो कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होती है। ट्रस्ट होना पड़ेगा फाउंडर्स में। आप भी, हमने सुना कि बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उस जगह से निकल के माइंडसेट को चेंज करना, इतनी बड़ी कंपनी बनाना प्रॉफिटेबल, ये कैसे किया आपने? देखिए मैंने बोला ना कि कारवां चलता रहा, लोग जुड़ते रहे, हम आगे बढ़ते गए। आर्या के बारे में हमने बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच रखी थी। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग रातों रात एक बड़ा सिस्टम बनाएंगे। हम धीरे, जैसे हमने पहले जब कंपनी टेक ओवर की तो टर्नओवर 2 करोड़ था, हम अगले साल 6 पे गए, फिर 12, फिर 22, फिर 60, फिर 100, ऐसे करके हमने अपने आप को बढ़ाया। हमने ये नहीं सोचा था कि हम 2 साल में 2000 करोड़ करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जो आजकल के नौजवानों की बात करें, आई थिंक आज इन लोग के पास चीजें आसानी से मिली हुई है जो हमारे समय में नहीं थी। अच्छा। क्योंकि आज अवेयरनेस या मनी इज इजीली अवेलेबल। तो मेरा सिर्फ इनको एक एडवाइस रहेगा, जो जिसको मैं देख रहा हूँ कि लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोग नेटवर्क्ड बहुत हैं बट कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं। कनेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में जी। देखिए आज अगर मेरे को कोई भी मौका मिलता है अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठ करके मजा करने का, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता। और ये बहुत जरूरी होता है। जो एनर्जी आपके अंदर आती है ना, जो फ्रेशनेस आपके अंदर आती है, बहुत सारी चीजें करने में हेल्प करती है आपको। तो अभी आर्या आईपीओ में जा रही है? आईपीओ की तैयारी जा रही है। हम आएंगे आईपीओ लेके एक अप्रोप्रिएट टाइम पे। अच्छा, अभी तो मैं उसके लिए। देखिए हम लोग कोई चीज बहुत जल्दी अनाउंस नहीं करते। थोड़ा आप बोल दीजिए कि हम लोग सुपरस्टिशियस है, हाँ है, तो एक बार जब चीज खत्म हो गई तो पता चल ही जाएगा। अभी कंप्यूटर कोई दिखता है आपका कंपटीशन में कोई आ रहे थे? हम महाभारत के अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें वहाँ कहते हैं क्या है बस। हाँ, बस हमें वे चिड़िया की आग पेड़ पे दिखती है या मछली की आग दिख रही है। बाकी कंपटीशन आए अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आना चाहिए। कौन है क्या है, तो देखिए कोई कंपटीशन में कोई रोक नहीं पाएगा सर। तो अपनी एनर्जी हम इधर उधर बांटें या उस पर फोकस कर लें, वो हमारे ऊपर है। अभी सर, अभी जितने भी एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, अब आपको लगता है भाई ये स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहा है, ये फाउंडर से मिला हूँ, ये बहुत तगड़े हैं और एडमायर करता हूँ मैं उनको? देखिए सभी अपने आप में, सब में बहुत सारी खासियत है, लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। बट जो लोगों ने ये फैसला लेकर स्टार्टअप किया, वो अपने आप में सभी जिन्हें रिस्पेक्ट है कि आपने ये बड़ा डिसीजन लिया जी। तो मैं तो इन सभी को उस चीज़ के लिए एडमायर करूंगा। देखिए ये फैसला लेना, देखिए मेरा ये मानना है, जो नौकरी होती है ना, वो कई बार अफीम के नशे जैसी होती है। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि हम कैसे छोड़ें, ये महीने का क्या होगा। जिन जिन लोगों ने फैसला लिया तो अपने आप में वो करेजेस एक्ट है, तो मैं उनके करेज के लिए तो वैसे ही एडमायर करूंगा उनको, सभी को। तो मुझे भी ये भी जानना है, आपने लाइक नौकरी छोड़ के आपने कि आप करते हुए नहीं, नौकरी छोड़ दी थी ना। आपने छोड़ दी थी, तो क्या उस समय रिएक्शन था? उस समय मैरिड भी रहे होंगे? अच्छे थे। रिएक्शन में ये था कि देखिए जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो कई लोगों को आप पे विश्वास होता है, कई लोगों को नहीं होगा। मेरे को याद है हमारे अनिल कौल सर हैं, इन्होंने बोला था जा कर ले, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। अच्छा। उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलिए कोई है आपके सपोर्ट में, जिसने आपको रोका नहीं जी, जिसने आपको बोला कि कर मैं हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आया। फैमिली मेंबर्स में मिक्स प्रतिक्रिया थी कि कैसे करोगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन कभी था नहीं, तो कैसे करोगे, तो लोग क्या बोलेंगे। एक जो सबसे बड़ा रोग हमारे देश में है कि लोग क्या बोलेंगे लोग। तो हमसे भी यही पूछा गया, तो हमने कहा अगर हम फेल हो गए तो गधा बोलेंगे, और क्या बोलेंगे भाई जी। बट कम से कम बाद में रिग्रेट तो नहीं करेंगे कि मौका था नहीं किया। लेकिन जब आप मन की बात मन से काम करोगे ना, तो मैंने आपको बताया करियर मन से करोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कुछ और बताइए सर, आपके बैकग्राउंड के बारे में हमने पूछा नहीं डिटेल में। बहुत हम्बल फैमिली से आते हैं आप, और मैंने जब भी आपको मैसेज किया तो आप बिना बिना किसी ईगो, मतलब छोटे मोटे भी फाउंडर होते हैं तो बहुत ईगो दिखाते हैं, हाँ। इतना हम्बलनेस आपके अंदर कैसे आया? यार हम्बलनेस, मैंने आपको बोला ना, मैं बहुत जमीन से जुड़ा आदमी हूँ।
तो आप मेरी टीम से ही बात करेंगे। ये मेरा जो फ्रंट एंड सुपरवाइजर भी अगर मेरे से बात करना चाहेगा तो वो कर सकता है। देखिए क्या है, हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट रहेगी। जी। ईगो से कुछ होता नहीं है। तो अभी RIG का क्या विजन है सर? देखिए हम ग्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चाहते हैं। अच्छा। ताकि कोई भी ग्रेन जो लोग खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो आर्या के या वेयरहाउस से या फाइनेंस से या प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो। अच्छा, ये हमारा विजन है। हायरिंग का पैटर्न क्या है RIG में? देखिए हाई HR टीम है पूरी, वो हायर करती है। तो सभी में क्या देखते हैं आप लोग? हाँ, मैं सीई बहुत कम देखता हूँ। टीम को मेरा ही एडवाइस रहता है कि आदमी का एटीट्यूड जज करो, जो सीई में नहीं दिखता वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। देखिए आदमी का एटीट्यूड डिसाइड करता है वो कहाँ तक जाएगा। तो एक अच्छे एम्प्लॉय का क्या आप लोग नेचर देखते हैं? देखिए कोई एम्प्लॉय हमारे वहाँ या कहीं एक एटीट्यूड होता है, आदमी को सीखने की इच्छा होगी ना तो वो आगे बढ़ेगा। जी कि मैंने भी यूजी किया एग्रीकल्चर में, और यूजी के बाद तो कोई भी कंपनी भाव देती नहीं यूजी के बच्चों के लिए। तो क्या कुछ नए स्किल्स आप उनको बोलना चाहेंगे कि ये सीख लेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे हायरिंग? देखिए मेरा ये मानना है कि डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अच्छे कॉलेजेस से। अगर आप पढ़े हो तो आपको एक एक्सेस मिल जाता है, उसके लिए वहाँ तक ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार जॉब दिलाने में भी ज़रूरी होती है। वो मेरा ये एडवाइस रहेगा लोगों को कि एक बार वो ले लें एंट्री, नहीं तो स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे उसके बावजूद भी। तो उसमें थोड़ा-सा कुछ और स्किल्स कि भाई अभी के टाइम पे अगर आप ये सीखे रहेंगे, आपके सीवी में ये चीज़ें ऐड होंगी, तो आपके चांसेस हायरिंग जैसे बड़ो चीज़ आदमियों को सीखनी चाहिए जो बहुत आगे तक हेल्प करती है। जी। एक है टाइम मैनेजमेंट और एक है पीपल मैनेजमेंट। कि 2 चीज़ों का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है अपना, तो उस टाइम मैनेज के लिए जो सीखना है वो सीख लो। और पीपल मैनेजमेंट मतलब लोगों के साथ कैसे मैनेज करें। जब आप बड़े होंगे, आप टीम को लीड करेंगे, अगर आपका नेचर एक घुसट टाइप का हुआ तो कोई काम करना नहीं चाहेगा आपके पास, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। बाद में ग्रोथ आपकी इस पे नहीं होगी कि आपको क्या पता है, आपकी ग्रोथ इस पे होगी कि आप लोगों से कैसे काम करा सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे साथ लेके चल सकते हैं, उस पे होगी। ओके, थैंक यू आनंद सर। थैंक यू रेवल टू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और बहुत मन था आनंद सर से मिलने का, और सर से मैंने एक मेल डाला, सर ने बोला आ जा, और हम आ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, तो वेयर हाउसिंग देखना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। RIG का नंबर मैं दे दूंगा। अगर आप FPO हैं तो फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपके लिए एक नए जो हमारे इंडिया में जो बड़े एग्रीटेक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, उनके साथ आपको वार्तालाप कराएंगे। तो बड़े ने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर, आप भी एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। आप चैनल को सब्सक्राइब अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करें, विमल अच्छे आदमी है, इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।